एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती घटना चक्र बुक का जो वन लाइनर है। आज हम इसके अंतर्गत दूसरा वीडियो है। आज हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। तो 49 क्या कहता है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। 50 के अंतर्गत क्या आता है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाएगा। किसमें? और इसके लिए कदम कौन उठाएगा? राज्य उठाएगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रयास करेगा राज्य, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरण न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो और बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 का में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 41 कहता है राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी उपबंध करेगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रदान करेगा। यानी कि काम की न्याय संगत दशाएं होंगी और न्याय संगत और मनोचित दशाएं होंगी और प्रसूति सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 में क्या कहता है? राज्य कामगारों को उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संवर्धन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? देखिए 45 क्या कह रहा है, इसको देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा राज्य। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा और आर्थिक हितों की वृद्धि करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? राज्य के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़े और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 48। पहले 48 में क्या है? कृषि से संबंधित है। के राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। और यही 48 कह रहा है, 48 के अनुसार कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य और वन्यजीव की रक्षा का प्रयास करेगा राज्य। इंपॉर्टेंट है 48 का, है ना, 48 और 48 का। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रधानतया नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का समावेश किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक और सामाजिक अधिकार की प्रधानता है। कुछ आलोचक नीति निर्देशक तत्व को पवित्र विचार अथवा नूतन वर्ष पर किए गए संकल्प मानते हैं। नीति निर्देशक तत्व शासन के आधारभूत सिद्धांत माने जाते हैं। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है।
केटी शाह ने कहा, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। केटी शाह कहते हैं। ग्रेनुअल ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। क्या कह रहे हैं ग्रेनुअल ऑस्टिन की नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम है। ग्रेनुअल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार दोनों को एक साथ संविधान की आत्मा कहा है। यानी कि ये नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार जिनको क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। बी.एन. राव ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य प्राधिकारों के लिए नैतिक आवश्यकता बताया। बी.एन. राव ने क्या कहा, नीति निर्देशक जो तत्व हैं राज्य के प्राधिकारों के लिए नैतिक आवश्यकता है। अनुच्छेद 39 का को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 का को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित और अवाद योग्य है। इसके बारे में कोई वाद नहीं किया जाता। अनुच्छेद 43 ख में सरकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित प्रावधान है, जिसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 1911 द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा? पहले तो अनुच्छेद देख लीजिए, 43 ख है और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संवैधानिक संशोधन है 42वां, 44वां, 86वां और 97वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42, 44, 86 और 97। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 39 घ समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। मूल अधिकार जहां व्यक्तियों से संबंधित, वहीं नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित, यानी कि राज्य की शक्तियों को बढ़ाते हैं। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। अनुच्छेद 51 प्रावधानित करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। आगे देखिए नेक्स्ट, राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350 का संविधान के भाग 4 से बाहर का नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 350 का के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के अंदर स्थानीय प्राधिकारी को यह कर्तव्य होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की शिक्षा का प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त व्यवस्था करे। अनुच्छेद ये किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत। अनुच्छेद 351 संविधान के भाग 4 से बाहर के नीति निर्देशक तत्व से प्रतीत होता है, परंतु यह संविधान निर्देश मात्र है जो कि नीति निर्देशक तत्वों के सदृश है। अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार को बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे वह भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। फिर आगे देखिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 अनुच्छेद 39 घ को लागू करने के लिए बनाया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और 39 घ के अंतर्गत इसका प्रावधान है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 है, अनुच्छेद 42 को लागू करने के लिए बनाया गया। अनुच्छेद 51 भारत के विदेश नीति से संबंधित। मौलिक कर्तव्य देखिए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य पूर्व रूस सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में भाग 4 का को अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति गठन की गई। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जे.एस. वर्मा
कमेटी गठित करी गई। संविधान का पालन करना और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र और ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना मूल कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना मूल कर्तव्य है। भारत में संप्रदाय, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना मूल कर्तव्य है। आगे देखिए, देश की रक्षा करना और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना मूल कर्तव्य है। आगे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, मूल कर्तव्य है। हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना और उसका परिरक्षण करना मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव हैं, रक्षा और उसके संवर्धन और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना मूल कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना तथा सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, मूल कर्तव्य है। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह 11वां मूल कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। ये क्या है? मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। संसद समुचित विधायन द्वारा मूल कर्तव्यों के परिवर्तनीय बना सकती है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान का अपमान करने वाले को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना मूल कर्तव्यों में शामिल है। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और कर्तव्यों में शामिल है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य थे। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। मूल कर्तव्यों को आचार आदेश भी कहते हैं। स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करना मूल कर्तव्यों में शामिल है। जब राष्ट्र ध्वज फहराए जाए या राष्ट्रगान गाया जाए तो प्रत्येक नागरिक को अपनी सावधान की मुद्रा में स्थिर रहना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां। वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को पिंगलिया वैंकैया नायडू द्वारा तैयार करने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज जो है कौन बनाया था? पिंगली वेंकैया द्वारा। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया हुआ। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता वर्तमान कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में जिसके राष्ट्रगान का सर्वप्रथम गाया गया था, उसे अधिवेशन के अध्यक्ष विशन नारायण धर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 जिसमें राष्ट्रगान का सर्वप्रथम गाया गया था, उस संविधान के अध्यक्ष विशन नारायण धर थे। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के अंतर्गत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1886 राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान कोलकाता अधिवेशन में
गाया गया राष्ट्रीय गीत, जिसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत चैत माह से होती है तथा समापन फागुन माह में होता है। चैत माह में समापन, चैत माह से शुरुआत हो रही है और फागुन से समापन। सामान्यतः चैत माह की शुरुआत 22 मार्च से होती है, किंतु लीप वर्ष इसकी शुरुआत 21 मार्च से होती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लैटानिस्ता गंगेटिका है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम इसका है पैंथेरा टाइग्रिस। 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।